चारों तरफ टूरिस्ट की चहल पहल, बौद्ध मंदिर, खूबसूरत बीचेस, ढेर सारे मसाज पार्लर्स, बेहतरीन थाई और मल्टी क्यूजिन खाना, शॉपिंग मार्केट्स और रंगीन नाइट लाइफ। यह है पटाया, शहर जो कभी नहीं सोता। हेलो, मैं हूं चिराग और इस वक्त मैं हूं पटाया शहर के साउथ पटाया बीच पर, जो कि बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के नजदीक है। अगले कुछ दिन मैं पटाया शहर में बिताने वाला हूं और इस शहर की सभी मशहूर जगहों पर जाकर इस शहर को अच्छे से समझने वाला हूं। पटाया शहर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। साउथ पटाया बीच यहाँ का सबसे मशहूर बीच है क्योंकि ये इस शहर के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट वॉकिंग स्ट्रीट के नजदीक है। इस 4 किलोमीटर लंबे बीच और बीच रोड के आसपास कई सारी होटल्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, बार, पब और मसाज पार्लर्स है और ये पटाया की नाइट लाइफ के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इसी कारण सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस बीच के आसपास दिखाई देते हैं और यहीं पर होटल रखना भी पसंद करते हैं। ये बीच और यहाँ का पानी एकदम साफ है और बीच के किनारे पर ये गगनचुंबी इमारतें बीच को और खूबसूरत बनाती है। पटाया शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ पटाया और साउथ पटाया, पर मनोरंजन और नाइट लाइफ के ज्यादा ऑप्शंस के कारण टूरिस्ट ज्यादातर साउथ पटाया में ही रहना पसंद करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पटाया के फ्लोटिंग मार्केट में और मेरे साथ है मेरे ड्राइवर। कैसे हैं आप? ठीक हो? चलिए चलते हैं। साउथ पटाया से फ्लोटिंग मार्केट पहुंचने में करीब 30 मिनट लगते हैं। यहाँ की बेहतरीन सड़कें और व्यवस्थित यातायात प्रणाली के कारण आपको रास्ते का पता ही नहीं चलता। मेरा ड्राइवर सिर्फ थाई भाषा ही बोल सकता है और इसलिए उसने मुझे इशारे से समझा दिया कि मैं इसमें से पढ़कर फ्लोटिंग मार्केट के बारे में ज्यादा पता लगा सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं पहुंच गया हूँ पटाया के फ्लोटिंग मार्केट में। मुझे इस पीले कलर की लाइन को फॉलो करना है ताकि मैं कहीं भटक न जाऊं। फ्लोटिंग मार्केट करीब 1 लाख वर्ग मीटर विस्तार में बनी हुई है और थाईलैंड के 4 मुख्य हिस्से यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से प्रभावित होकर बनाया गया है। इस मार्केट में 114 दुकानें हैं जिसमें कपड़े, जूते, खाना पीना, आर्ट गैलरीज और सोवेनियर की दुकानें शामिल है। इस मार्केट में 2 तरह की बोट्स चलती है, छोटी बोट और बड़ी बोट। मैं पहले बड़ी बोट का सफर करूंगा। बोट का सफर करने के लिए आपको पहले बाहर से टिकट खरीदनी पड़ती है। छोटी बोट सिर्फ पानी में चलती है जबकि बड़ी बोट पानी और जमीन दोनों पे चलती है। बड़ी बोट पहले पानी से बाहर निकलकर जमीन मार्ग से यहाँ के कल्चरल सेंटर पे जाती है जहाँ बोट से उतरकर यहाँ बने ट्रेडिशनल थाई कल्चर से प्रेरित वास्तुकला और म्यूजियम को देख सकते हैं। पर आपको फ्रूट भी सर्व किया जाता है और उसके बाद अगर आप चाहें तो मसाज भी ले सकते हैं, पर इस वक्त मैं फ्रूट खाऊंगा जिसकी मुझे बहुत जरूरत है और फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम में थाईलैंड के प्राचीन काल के लोगों की जीवन शैली, वास्तुकला, रीति रिवाज, खाने पीने का सामान, मसाले, खाना बनाने का तरीका आदि सभी चीजों को अलग अलग प्रतिमाओं द्वारा दर्शाया गया है।
अब वक्त हो चला है ये दूसरी बड़ी बोट में बैठकर यहाँ से जाने का और फिर छोटी बोट में बैठकर पूरी फ्लोटिंग मार्केट का सफर करने का। अब मेरी छोटी बोट तैयार है और इसमें बैठकर मैं पूरी मार्केट देखूंगा। थाईलैंड का ज्यादातर हिस्सा पानी से जुड़ा है और प्राचीन काल में थाईलैंड में बोट यातायात और व्यापार का मुख्य साधन था। ज्यादातर बौद्ध मंदिर भी नदी के किनारे पर बने हुए हैं, जिसके कारण सदियों से यहाँ के लोग बोट से सफर करते आए हैं। प्राचीन काल में खाने पीने की और बाकी सभी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और मुख्य व्यापार के लिए भी बोट का इस्तेमाल किया जाता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए थाईलैंड में फ्लोटिंग मार्केट शुरू की गई ताकि यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को थाईलैंड के बोट व्यापार की संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। आज थाईलैंड के सभी मुख्य शहरों में फ्लोटिंग मार्केट बनी हुई है और अब ये सारी फ्लोटिंग मार्केट्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज भी थाईलैंड में कई ऐसी फ्लोटिंग मार्केट्स हैं जो सिर्फ स्थानीय लोगों को आकर्षित करती है, जबकि ज्यादातर फ्लोटिंग मार्केट्स का योजनाबद्ध निर्माण किया गया है ताकि वो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। मेरा फ्लोटिंग मार्केट का सफर यही पूरा होता है और अब मुझे बहुत भूख लगी है, तो वक्त है कुछ खाने का। यह है थाईलैंड का मशहूर स्ट्रीट फूड पैनकेक। पैनकेक रोटी की तरह होता है और इसके अंदर अंडे के साथ फ्रूट्स जैसे कि केला, आम और मक्का डालकर बनाया जाता है, जिससे इसका फ्लेवर एकदम लजीज हो जाता है। मैं इसे आम के साथ खाना पसंद करूंगा। अब मैं जा रहा हूं यहाँ के एक बौद्ध मंदिर में जिसका नाम है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पटाया सेंट्रल से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। अभी आप मेरे पीछे जो अद्भुत प्रतिमा देख रहे हैं वो पटाया का एक बौद्ध मंदिर है जिसका नाम है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चालू है और ये करीब 2050 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इसी कारण यहाँ पर आपको हर जगह पर बौद्ध मंदिर दिखेंगे। तो आइए मेरे साथ इस मंदिर को अच्छे से देखने के लिए। इस 105 मीटर ऊंचाई वाले भव्य बौद्ध मंदिर को पटाया के वांगमाट बीच के किनारे पर बनाया गया है। इसे प्राचीन थाई प्रतिभा के हिसाब से बनाया गया है और मंदिर का हर हिस्सा लकड़ी में बनी नक्काशीदार कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य है कला और संस्कृति द्वारा इस पृथ्वी के प्राचीन दृष्टिकोण, प्राचीन ज्ञान और पूर्वी देशों की फिलॉसफी को दुनिया तक पहुंचाना। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हाथों से छेनी और हथौड़ों के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और इसी कारण यहाँ आने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।
कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 2050 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसे आप ऑनलाइन या फिर यहां आकर भी खरीद सकते हैं। इनका मानना है कि इस रचना के द्वारा यहां आने वाले लोग प्राचीन जीवन श्रेणी, मूल विचार, ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों, हमारी मौलिक जिम्मेदारियों और आदर्श जीवन शैली को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब मैं जाऊंगा यहाँ के नाइट मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने। अब मैं आ पहुंचा हूँ पटाया नाइट मार्केट में, जो कि साउथ पटाया बीच के नजदीक स्थित है। इसे थाईलैंड के स्ट्रीट मार्केट से प्रेरित होकर पूरी तरह से एयर कंडीशन मार्केट बनाया गया है। इसे खासकर पर्यटकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ पर कई तरह की चीजें उपलब्ध है, जैसे कपड़े, घड़ी, जूते, पर्स, सूटकेस, सोवेनियर्स, चित्रकला, ज्वेलरी, एक्सेसरीज और बहुत कुछ। इस मार्केट का एक हिस्सा मेड इन थाईलैंड मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर सिर्फ थाईलैंड की बनावट का सामान ही मिलता है, जबकि दूसरे हिस्से में ज्यादातर चाइनीज और अन्य देशों का सामान भी उपलब्ध है। यहाँ पर हर चीज का दाम आपको पहले बढ़ाकर बताया जाता है, पर आप जितना ज्यादा बार्गेन करेंगे उतने ही कम दाम में ये सामान खरीद सकते हैं। भले ही इसका नाम नाइट मार्केट हो, पर सुबह करीब 10 बजे तकरीबन सारी दुकानें खुल जाती है और रात को 10 से 11 के बीच सभी दुकानें बंद हो जाती है। यह है पटाया नाइट मार्केट के सामने सेंट्रल फेस्टिवल मॉल में बनी स्ट्रीट मार्केट। ये मार्केट थोड़ी छोटी जरूर है, पर यहाँ वो सारी चीजें उपलब्ध है जो आपको पटाया नाइट मार्केट में मिलती है। अब मुझे भूख लगी है तो मैं जाऊंगा सेंट्रल मॉल के फूड प्लाजा में, जहां पर खाने पीने के लिए कई अलग अलग तरह के व्यंजन उपलब्ध है। यहाँ पर आपको पारंपरिक थाई के साथ साथ कई अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना मिलता है और केक्स, आइसक्रीम्स और मिठाइयाँ भी मिलती है। मैं यहाँ की नई एक नारियल से बनी डिश ट्राई करूंगा, जिसमें नारियल की मलाई को आइसक्रीम और आम के साथ मिला के परोसा जाता है। देखने में तो एकदम लजीज लग रहा है और मैं उत्सुक हूँ इसे खाने के लिए। इस वक्त मैं हूँ वॉकिंग स्ट्रीट के पास, जो कि दुनिया के सबसे हॉट पार्टी और नाइट लाइफ डेस्टिनेशंस में से एक है। वॉकिंग स्ट्रीट फेमस है यहाँ के बार, पब, क्लब और यहाँ की लड़कियों के कारण। दुनिया भर से पर्यटक पटाया आते हैं खास वॉकिंग स्ट्रीट में नाइट लाइफ का मजा उठाने। तो आइए मेरे साथ जानने के लिए क्या है खास वॉकिंग स्ट्रीट में। वॉकिंग स्ट्रीट साउथ पटाया बीच के किनारे पर बना इस शहर का सबसे मशहूर नाइट लाइफ और मनोरंजन का केंद्र है। दुनिया भर में पटाया वॉकिंग स्ट्रीट के कारण जाना जाता है। पटाया आने वाले सभी टूरिस्ट और कहीं जाए न जाए, पर रात के वक्त वॉकिंग स्ट्रीट जरूर आते हैं। यहाँ पर कई सी फूड रेस्टोरेंट्स, लाइव म्यूजिक बार, डिस्कोथेक्स, स्पोर्ट्स बार, गोगो बार, नाइट क्लब्स और होटल्स बने हुए हैं। वॉकिंग स्ट्रीट की शुरुआत बीच रोड के दक्षिण हिस्से से होती है और ये 1 किलोमीटर विस्तार में बना ये रास्ता रात के वक्त रोशनी और नियॉन लाइट से पूरी तरह जगमगा उठता है।
दिन के वक्त ये रोड पटाया के किसी भी आम रोड की तरह लगता है, पर रात होते ही ये एक रेड लाइट एरिया में तब्दील हो जाता है। रात के 3 बज चुके हैं, पर वॉकिंग स्ट्रीट का नजारा बिल्कुल वैसा ही है। लाउड म्यूजिक, शोरगुल, भीड़ भाड़ और पर्यटकों की चहल पहल में बिल्कुल कमी नहीं हुई। लगता है जैसे लोग चाहते हैं कि इस रात की कभी सुबह ना हो। सच में पटाया शहर कभी नहीं सोता। शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी तरह के वाहन के साथ प्रवेश करना वर्जित है। सिर्फ चल के इस रास्ते पर आया जा सकता है और इसी कारण इसका नाम वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर शाम से लेके करीब सुबह तक लोगों की भीड़ भाड़ रहती है और ये रास्ता इसी तरह से शोरगुल और पर्यटकों से भरा रहता है। यहाँ पर थाई के साथ साथ कुछ रशियन और इंडियन डांस क्लब भी है। अब वक्त आ गया है कोरल आइलैंड जाने का, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा उत्साहित था। कोरल आइलैंड पटाया से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर साउथ पटाया बीच से बोट में करीब 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। कोरल आइलैंड जाने से पहले यहाँ के कोच और टूर गाइड पर्यटकों को कुछ उपदेश देते हैं ताकि पर्यटक कोरल आइलैंड में अपने सफर का पूरा आनंद उठा सके और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा सके। सुरक्षा के लिए स्पीड बोट में जाने से पहले सबको लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। कोरल आइलैंड से पहले पर्यटकों को इस बड़ी बोट में लाया जाता है ताकि यहां से वो पैरासेलिंग का मजा उठा सके। पैरासेलिंग के बाद अब वक्त हो चला है यहां से आगे बढ़ने का। अब मैं पहुंच गया हूं कोरल आइलैंड। पटाया से कोरल आइलैंड करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और बोट से पहुंचने में करीब 45 मिनट लगते हैं। कोरल आइलैंड 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मशहूर है यहाँ के साफ पानी, सफेद मिट्टी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। पटाया आने वाले सभी पर्यटक कोरल आइलैंड पर जरूर आते हैं और यहाँ वाटर एडवेंचर का मजा उठाते हैं। कोरल आइलैंड पूरे साल दुनिया भर से आए पर्यटकों से भरा रहता है। बीच के किनारे पर बने पहाड़ और यहाँ की हरियाली इस बीच की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें भी है और साथ में कपड़े, जूते और अन्य सामान की दुकानें भी है। यहाँ की मिट्टी सफेद है और यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप पानी में से मिट्टी को आर पार देख सकते हैं। सच में मैंने इतना साफ पानी कभी नहीं देखा। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी उपलब्ध है, जैसे जेट स्की, बनाना बोट, स्नॉर्कलिंग, अंडर वाटर वॉकिंग और बहुत कुछ। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोस्ट गार्ड भी तैनात किए गए हैं।
कोरल आइलैंड का मेरा सफर यही पूरा होता है और इसी के साथ पटाया शहर का सफर भी पूरा होता है। यहाँ पर मैंने कुछ बेहतरीन दिन गुजारे जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। पटाया शहर की कुछ यादों के साथ और यहाँ जल्द वापस लौटने की उम्मीद के साथ अब वक्त हो चला है इस शहर को अलविदा कहकर यहाँ से आगे बढ़ने का। पटाया शहर कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। यहाँ का उत्तपाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थाईलैंड के मुख्य शहरों और दुनिया के मुख्य हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। पटाया बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है और ज्यादातर स्थानीय लोग और पर्यटक सड़क मार्ग द्वारा बस या प्राइवेट गाड़ियों में पटाया आना पसंद करते हैं। रेल मार्ग। पटाया बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य सभी मुख्य शहरों से रेल मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है।